बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम विलियम बटलर यीट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये लेटर विक्टोरियन और अर्ली मॉडर्न पीरियड के बहुत ही अहम राइटर हैं और इन्हें 1923 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। स्टूडेंट्स, विलियम बटलर यीट्स का जो ताल्लुक़ है ये बड़ी ही अहम फैमिली से ताल्लुक़ है इनका, आयरलैंड की। इनकी तमाम फैमिली में आर्टिस्ट मौजूद थे और ज़्यादातर का ताल्लुक़ जो है वो पेंटिंग से था, यानी कि ज़्यादातर जो फैमिली के मेंबर्स थे वो पेंटर थे। और स्टूडेंट्स, विलियम बटलर यीट्स खुद भी ये ना सिर्फ एक पोइट थे, ड्रामाटिस्ट और प्रोज राइटर भी थे और ये एबे थिएटर के फाउंडर भी थे और इसी थिएटर को स्टूडेंट्स नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा ये आयरिश फ्री स्टेट में सेनेटर भी रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बारे में बात करते हैं तो ये जी 13 जून 1865 में डबलिन में आयरलैंड में पैदा हुए हैं और ये 1939 फ्रांस में इनकी डेथ हो गई है। तो स्टूडेंट्स, इनके जो फादर थे जॉन बटलर यीट्स, वो एक बड़े अच्छे बैरिस्टर थे, सक्सेसफुल बैरिस्टर थे, लेकिन वो फिर पेंटर बन गए। और इनकी जो मदर हैं वो एक सक्सेसफुल मर्चेंट की बेटी थी। इसका मतलब है कि इन्हें फाइनेंशियल किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था, अच्छे हालात थे। और इनका जो ताल्लुक़ था एक एज़ फार एज़ रिलीजन इज़ कंसर्न्ड, इनका प्रोटेस्टेंट फैमिली से ये बिलोंग करते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, इन्होंने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा क्योंकि इनके ख्याल में दोनों यूज़लेस थे। कैथोलिक से वो इसलिए ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते थे क्योंकि इनके जो बिलीव्स थे इनको वो शेयर नहीं कर सकते थे, वो इनको लाइक नहीं करते थे, इनके बिलीव्स को, या आप कह सकते हैं इनके अगेंस्ट थे इनके बिलीव्स के। और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, इनके ख्याल में जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो अपने रिलीजन को, अपने बिलीव्स को मटेरियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे। तो इसलिए ये दोनों से फेडअप होकर दोनों से इन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली हुई थी। और इनका ख्याल था कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक से हट के भी कुछ है, वो एक डीप ट्रेडिशन है जो इन्हें कल्टीवेट करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इनकी फैमिली का जो है लंदन से आयरलैंड, आयरलैंड से लंदन आना जाना लगा ही रहता था पेंटिंग के सिलसिले में, विजुअल आर्ट के सिलसिले में। मगर इन्होंने अपना बचपन जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आयरलैंड में गुजारा और इस कंट्री की सीनरी का इन पे बहुत इफ़ेक्ट है। इन पर इनकी पोएम में ये जो है इनकी पोएम में इस इलाके की जो सेटिंग्स हमें नज़र आती हैं, इनकी पोएम्स में जो सेटिंग्स हैं वो इसी एरिया की हैं, इसी इलाके की हैं। तो स्टूडेंट्स, W.B. येट्स जो हैं ये 20th सेंचुरी के सबसे प्रोमिनेंट पोइट हैं और इन्होंने ना सिर्फ अपने कंटेम्प्रेरीज़ बल्कि अपने सक्सेसर पे भी बहुत असर डाला। इनकी पोइट्री से इनके ना सिर्फ हमअसर लोग जो थे, राइटर्स जो थे, उन पे इफ़ेक्ट हुआ था, बल्कि इनके बाद में आने वाले जो हैं वो लोग, उन पे भी बड़ा उसका इफ़ेक्ट हुआ था। तो स्टूडेंट्स, जो इनकी पोइट्री है उनमें मॉडर्निज़म सबसे एक अहम एलिमेंट के तौर पे हमें नज़र आता है, ठीक है। और एक टिपिकल मॉडर्न पोइट की तरह स्टूडेंट्स, W.B. येट्स जो हैं ये भी पोस्ट वॉर मॉडर्न वर्ल्ड में लॉस्ट वैल्यूज़ पे रिग्रेटफुल नज़र आते हैं। पोस्ट वॉर जो वर्ल्ड थी उसमें हम देखते हैं कि लॉस्ट वैल्यूज़ हैं, लोग जो हैं अपनी वैल्यूज़ को खो चुके हैं, मॉरली स्पिरिचुअली खोखले हो चुके हैं, ठीक है। तो सारे राइटर्स की तरह W.B. येट्स भी इन चीज़ों के लिए रिग्रेटफुल नज़र आते हैं, इन चीज़ों पे यू कैन से कि अफसोस करते हुए नज़र आते हैं। तो हमें इनकी पोइट्री में उस एज की स्पिरिट नज़र आती है, स्पिरिट ऑफ द एज नज़र आती है। स्टूडेंट्स, उनकी पोइट्री में हमें इलियट की तरह येट्स ने भी स्टूडेंट्स मिथ्स का, सिम्बोलिज़म का, कॉलोक्वियल लैंग्वेज का यूज़ किया है, लिटरेरी एलोयंस का यूज़ किया है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये मॉडर्न पोइट्री के इम्पोर्टेंट फीचर्स में आती हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर एनालाइज़ करें तो इनकी पोइट्री जो है वो मॉडर्न पोइट्री, मॉडर्न लिटरेचर में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी फीचर्स हैं, उनके बिल्कुल अकॉर्डिंग नज़र आती है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इनकी पोइट्री में कि उस एज की जो कंडीशंस हैं उसका रिफ्लेक्शन हम इसमें देखते हैं। W.B. येट्स ने जब लिखा तो उस वक्त जो है वो सोसाइटी की कंडीशन बिल्कुल स्कैटर्ड थी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लोगों में
लोग बिल्कुल शटर्ड हो चुके थे स्टूडेंट्स, वो फ्रस्ट्रेशन, बोरियत और बेचैनी का शिकार थे। ठीक है, और हम इनकी पोइम्स में ये देखते हैं, ख़ास तौर पे इनकी जो पोइम है द सेकंड कमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है। इस पोइम में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स के मॉडर्न एज में जो मॉडर्न मैन है वो साइकोलॉजिकली किस कदर डिस्टर्ब था। ठीक है, यीट्स ने उस मॉडर्न मैन की साइकोलॉजिकल स्टेट और स्पिरिचुअल स्टेट को बहुत अच्छे से बयान किया है, उसकी फ्रस्ट्रेशन को, बेचैनी को, परेशानी और लोनलीनेस को इस जो पोइट है उसने अपनी पोइम्स के थ्रू बड़ी अच्छी तरह से बयान किया है। तो ये जो इसकी सेकंड कमिंग पोइम है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है और ये मॉडर्न पोइट्री की बेस्ट एग्जांपल है। इसमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की केओटिक और डिसऑर्डर्ड जो कंडीशंस हैं उसको पोर्ट्रे किया गया है। ऐसे लगता है स्टूडेंट्स कि यीट्स इन हालात से, इस दुनिया से एस्केप हासिल करना चाहता है। अगर हम इसके शुरू की लाइंस देखें स्टूडेंट्स, इसकी शुरू की लाइंस क्या है? टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, ये मॉडर्न वर्ल्ड की क्योटिक सिचुएशन है। पोएम में पहला इमेज ही डिज़ास्टर का है स्टूडेंट्स, तबाही का है। एक फाल्कन सेफ्टी की कॉल नहीं सुन रहा और वो वाइडर होते 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 आउट ऑफ कंट्रोल हुआ जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाल्कन जो है सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसमें इंटेलेक्ट ख़त्म हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फाल्कन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें इंटेलेक्ट ख़त्म हो चुकी है, जिसके यू कैन से के जिसके अंडर आप कोई इंटेलेक्ट क्या होती है, जिसके अंडर इन्फ्लुएंस आप कुछ करते हो, ठीक है, डिसीजंस लेते हो। तो जब एक सुपीरियर क्वालिटी ख़त्म हो जाए जिसके अंडर बाकी सारे जो है वो काम होने, तो फिर तो अनार्की ही होगी। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, सेंटर होल्ड नहीं कर पा रहा, चीज़ें जो हैं वो बिखर रही हैं। तो ये एक तरह की कंप्लीट अनार्की की सिचुएशन है और ये अनार्की मज़हब को भी मुतासिर कर रही है। स्टूडेंट्स, असल में इस चीज़ में, इसमें जो है यीट्स का इशारा क्रिश्चियनिटी की तरफ भी है, क्योंकि इसके ख्याल में क्रिश्चियनिटी में बहुत इंतशार फैल चुका है और ये अपना असर खो चुका है और अब इसका ख़ात्मा ही होने वाला है। अच्छे लोगों में यकीन ख़त्म होता जा रहा है और बुरे लोग जो है शिद्दत से अपने बुरे कामों में को कंटिन्यू किए हुए हैं, बुरे कामों में मुलव्वस हैं। तो एक अनार्की की सिचुएशन पैदा हुई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाल्कन जो है इंटेलेक्चुअल पावर को सिंबलाइज करता है और जो फाल्कनर है वो हार्ट को या सोल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दिमाग और दिल का, रूह और सोच का एक दूसरे से इतना फासला हो चुका है कि जो फाल्कन है वो फाल्कनर की सुन नहीं रहा, जो दिमाग है वो दिल की सुन नहीं रहा, रूह की सुन नहीं रहा। तो इन दोनों में फासला बढ़ने की वजह से अनार्की पैदा हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें बिल्कुल बिखर रही हैं, सेंटर होल्ड नहीं कर पा रहा। तो ये सारा जो है इसमें सिचुएशन प्रेजेंट एज की सिचुएशन बताई है, उस वक़्त की जो सोसाइटी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो कंडीशन थी उसको बताया है उसने। और स्टूडेंट्स, इसकी जो एक और मज़ीद बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है वो सेलिंग टू बाइजेंटियम। इसमें भी इन्होंने जो है वो ओल्ड एज के बारे में, स्टूडेंट्स हम इसकी गौनी देखते हैं यीट्स की, ओल्ड एज की, यीट्स की पोएम में कोई जगह नहीं है। वो ओल्ड एज को यू कैन से कि टायरनी ऑफ द टाइम कहते थे, वो ओल्ड एज को वक्त के जुल्म की अलामत समझते थे, यानी कि ओल्ड एज की कोई जगह नहीं है उनकी पोइट्री में। और इनकी जो पोएम है उसमें देखें आप, वो कहते हैं दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, द यंग इन वन अनदर्स आर्म, बर्ड इन द ट्रेस, दोज डाइंग जनरेशन एट देयर सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, इससे पता चलता है कि वो ओल्ड एज की वजह से किस कदर एगोनी है उनमें। तो बिल्कुल वो जो है इसको टायरनी समझते थे, वक्त की टायरनी समझते थे।
और इसी तरह की हम सिचुएशन देखते हैं आगे, जैसे कि स्टूडेंट्स मॉडर्न एज में ओल्ड चीज़ों की, ओल्ड ट्रेडिशंस की, ओल्ड वैल्यूज़ की कोई वक़्त नहीं थी। इसी तरह से ओल्ड एज की हम इसके पोइट्री में वो कोई जो है वो प्लेस नहीं देखते हैं। तो ये भी मॉडर्निज़म की एक फीचर में आता है। और उसके बाद हम इसकी आगे नेक्स्ट पोएम एक अमंग स्कूल चिल्ड्रन, उसमें हम देखते हैं वो खुद को स्केयर क्रो समझता है, ठीक है। और टावर, इन इसकी द टावर पोएम में स्टूडेंट्स ये एक ओल्ड बॉडी को एब्सर्डिटी समझता है, यानी कि ओल्ड चीज़ें जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई वक़्त नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मॉडर्न एज में प्रीवियस कन्वेंशंस की और ट्रेडिशंस की, वैल्यूज़ की, ओल्ड वैल्यूज़ की कोई वक़्त नहीं रही थी। यही चीज़ हम इनकी पोइट्री में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इनकी एक नेक्स्ट जो पोएम है बड़ी इम्पोर्टेंट पोएम है, प्रेयर फॉर माय डॉटर। इसमें भी ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी उनकी कंडीशंस, जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं उनको देखते हुए ये बड़ा परेशान नज़र आता है। इस पोएम से हमें पता चलता है कि वो बहुत परेशान है ये पोइट, और फील करता है कि ये जो हमारी जनरेशन है, हमारी फ्यूचर जनरेशन ये है जो ये डेंजरस फ्यूचर के करीब पहुंच चुकी है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है इनका फ्यूचर बहुत डेंजरस है और ये डेंजरस फ्यूचर के बड़ा करीब पहुंच चुकी है। और वही विश करता है इस पोएम में स्टूडेंट्स अपनी, ख़ास तौर पे अपनी डॉटर के लिए, कि वो इस फ्यूचर डिज़ास्टर से बच जाए। और ये पोएम, ये प्रेयर ना सिर्फ इसकी अपनी बेटी के लिए बल्कि होल फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हम लोग देखते हैं ईस्टर 19, इसकी जो पोएम है ईस्टर 1916, इसमें भी स्टूडेंट्स हमें ह्यूमनिज़म नज़र आता है। ह्यूमनिज़म जो कि मॉडर्न पोइट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेट है, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बाद के हॉरिबल इफ़ेक्ट्स की वजह से मॉडर्न पोइट्स की सेंसिटिविटी पे बहुत ज़्यादा असर हुआ था और मॉडर्न लिटरेचर में ह्यूमनिज़म का एलिमेंट शामिल हुआ था। स्टूडेंट्स इन्हीं सारी ट्रबल्स को, इन्हीं सारी यू कैन से कि सफरिंग्स को देखकर ही पोइट्स जो थे उन्होंने ह्यूमनिज़म का जो एलिमेंट है उन पोइट्री में शामिल हुआ था, इन्हीं सारी सफरिंग्स को देखते हुए, क्योंकि सिंपथीज़ महसूस की थी इन्होंने उन लोगों के लिए। तो फिर इनकी ये सिंपैथेटिक जो फीलिंग्स हैं वो इनकी पोइम में नज़र आती हैं। तो यीट्स की पोइट्री में भी हमें ह्यूमनिज़म नज़र आता है, बहुत शिद्दत से नज़र आता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा हम ये जो एक इम्पोर्टेंट इनमें एलिमेंट देखते हैं मॉडर्न पोइट्री का, ये कि इन्होंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया, और इनका एक एक सिंबल जो है बहुत बहुत डिफरेंट मीनिंग्स देता है, ठीक है। और मतलब ये कि ये असल में तो ये W.B. यीट्स जो है ये सिंबलिस्ट मूवमेंट जो मॉडर्न एज की है उनके चीफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो इनकी जो इनमें सिंबल्स जो इन्होंने यूज़ किए हैं वो आयरिश फोकलोर से और मैथोलॉजी से ये सिंबल्स ड्रॉ करते हैं। और इनकी सिंबल में बहुत एक एक सिंबल में स्टूडेंट्स कई एलुजन्स हैं, बहुत से इशारे, एक सिंबल में कई इशारे आपको मिल जाएंगे। इनकी की सिंबल्स में द रोज़, स्वैन और हेलन जो है इनकी की सिंबल्स हैं, आपको ये इनकी पोएम्स में बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, फ्रीक्वेंट नज़र आएंगी। और इनकी सिंबल्स स्टूडेंट्स असल में डम्ब चीज़ों का आवाज़ देती हैं, वॉइसलेस चीज़ों को आवाज़ जो है वॉइस प्रोवाइड करती हैं, ऐसी चीज़ें जो मैसेज अपना कन्वे नहीं कर सकती। यीट्स अपनी सिंबल्स के थ्रू इनको वॉइसेस देता है ताकि वो अपना मैसेज कन्वे कर सकें, ठीक है। स्टूडेंट्स सिंबलिज़म जो है, यूज़ ऑफ सिंबलिज़म, ये मॉडर्न पोइट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम कह सकते हैं कि यीट्स जो है मॉडर्न एज का बहुत ही सेलिब्रेटेड पोइट है, जिसने अपनी एज की अनार्की को ज़ाहिर करने के लिए पोइट्री का इस्तेमाल किया है। और इससे ना सिर्फ इसके कंटेम्प्रेरीज़ पर इफ़ेक्ट हुआ है बल्कि इसके सक्सेसर्स जो हैं, बाद में आने वाले जो पोइट्स हैं, उन्होंने भी इसको फॉलो किया है और जो है वो उन पे भी बहुत ज़्यादा इसकी पोइट्री का इफ़ेक्ट हुआ है। इसका स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है उसको फॉलो किया गया, कॉपी किया गया, बाद में आने वाले राइटर्स ने किया। तो स्टूडेंट्स ये सब था विलियम बटलर यीट्स के बारे में। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।